द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास एम, मास दे रखा है एम एंड डेंसिटी डी, व्हेन ड्रॉप्ड इन ए कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन, ग्लिसरीन कंटेनर में फिल है, बिकम कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम, द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज d/2, देन विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा कि एक कंटेनर में मान लेते हैं ये कुछ इस तरह से कंटेनर है और इस कंटेनर में ग्लिसरीन फिल है, तो ये ग्लिसरीन हो गई और इस ग्लिसरीन की जो डेंसिटी है वो है d/2 और इसमें वॉल गिर रही है नीचे की तरफ और कुछ गिरते गिरते कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो इस पर फोर्स जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। अरे हाँ कि ना, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस पर नीचे की तरफ लगेगा फोर्स mg ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर की तरफ लगेगा F बोयांसी, क्योंकि ये इसमें लिक्विड में एक मीडियम में है तो इसमें एक बोयांसी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी और एक ऊपर की तरफ लगेगा विस्कस फोर्स Fv। और क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है नीचे की तरफ b वो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसका फोर्स बैलेंस होगा, मतलब Fv प्लस F विस्कस इक्वल टू mg। अरे हाँ कि ना, तो विस्कस फोर्स यहाँ से आ जाएगा Fv इक्वल टू mg माइनस बोयांसी फोर्स Fv। अब इस बॉल का मास कितना होगा, मास होगा, इसका डेंसिटी है d इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम मान लेते हैं v और सॉरी इसमें इसका यही रखते हैं, इसके mg नीचे की तरफ लगेगा और ये हम बोयांसी फोर्स लिख लेते हैं। यह बोयांसी फोर्स होती है b/ρg, तो इधर आ जाएगा mg माइनस इसका बॉल का वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, the velocity of a small ball of mass m, बॉल का मास दे रखा है कैपिटल M और उसकी डेंसिटी है d, व्हेन ड्रॉप्ड इन ए कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन बिकम कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम, तो कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। इफ़ डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज d/2 देन विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल। तो ये कुछ इस तरह से कंटेनर है और कंटेनर में ग्लिसरीन फिल है, तो ये ग्लिसरीन हो गई और ग्लिसरीन की मैं डेंसिटी दे रखी है d/2 और इस ग्लिसरीन में बॉल जो है एक मान लेते हैं इस तरह से बॉल है और इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ v जो है वो है कांस्टेंट। अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, तो नीचे की तरफ लगेगा m इंटू जी और ऊपर की तरफ लगेगा Fb, मतलब बॉयंट फोर्स, और एक ऊपर की तरफ और लगेगा जो होगी F विस्कस फोर्स। और क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है तो इस पर फोर्स बैलेंस होगा, तो वहाँ से आ जाएगा F बॉयांसी प्लस F विस्कस इक्वल टू m इंटू जी। तो यहाँ से विस्कस फोर्स Fv इक्वल टू आ जाएगा m इंटू जी माइनस Fb, तो m इंटू जी माइनस बोयांसी फोर्स, बोयांसी क्या होता है Fv, बोयांसी फोर्स होता है v, ये b किसका होता है, b होता है जो ऑब्जेक्ट लिक्विड में या किसी मीडियम में गया है उसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉरी या फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये लिक्विड मान लेते हैं v रो और g। तो बोयांसी फोर्स लिखेंगे v और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड क्या है ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन की डेंसिटी है d/2 और ये और g, तो यहाँ से आ गया m इंटू जी माइनस, अब अगर हम इसका मास लिखना चाहें m, बॉल का मास, तो मास है m, इसे डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे तो आएगा v इंटू डी। अरे हाँ कि ना, तो
यहाँ से b इंटू डी को लिख सकते हैं m और g अपॉन 2, तो एफ वी इक्वल टू आ जाएगा एम जी बाई 2। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ से। A wire of length L, area of cross section A is hanging from a fixed support. The length of wire changes to L1, then mass M is suspended from its free end. The expression for Young's modulus. क्वेश्चन में दे रखा कि एक वायर है और वायर से एक मास लटका है कैपिटल एम, और इसकी जो लेंथ है वो एल से L1 हो जाती है। मतलब तो चेंज इन लेंथ क्या हो गया, चेंज इन लेंथ हो गया L1 माइनस एल, अरे यहाँ कि ना, चेंज इन लेंथ हो जाएगा एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। एल फाइनल हो गया L1 और पहले क्या थी एल, तो एल यहाँ से गामा लिखना चाहें अगर, गामा इक्वल टू होता है एफ वाई ए नीचे डेल्टा एल और ऊपर एल, तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इक्वल टू हम लिख सकते हैं, सॉरी हाँ यंग्स मॉडुलस ही निकालना है हमें। तो गामा इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा एफ क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ इस पर लगेगा एम इंटू जी, तो फोर्स की जगह भी लिख सकते हैं एम इंटू जी। एरिया हमें दे रखा है ए और डेल्टा एल है L1 माइनस एल, तो नीचे आ गया L1 माइनस एल और ऊपर क्या है इनिशियल मतलब एल, तो गामा इक्वल टू मिल जाएगा हमें एम जी एल अपॉन ए L1 माइनस एल, एम जी एल अपॉन ए L1 माइनस एल, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises it to a height h. The mass of water in the capillary tube 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water will rise in this tube is. तो बोला जा रहा है कि इसमें रेडियस दे रखा है r पहले केस में, और हाइट दे रखा है h, और मास दे रखा है 5 ग्राम। दूसरे केस में रेडियस है 2r और मास हमें निकालना है। तो कैपिलरी राइज का फार्मूला होता है H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो H2 कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन कांस्टेंट है। अगर सेम लिक्विड है, यहाँ पे वाटर दे रखा है, तो cos थीटा भी कांस्टेंट होगा, डेंसिटी ऑफ पानी वो भी कांस्टेंट होगा, जी भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, अरे हाँ कि ना, तो H1 अपॉन H2 इक्वल टू R2 अपॉन R1 लिख सकते हैं। और R2 कितना है, R2 है 2r, तो 2r अपॉन R1 है r, तो r से r कट गया, यहाँ से आ जाएगा H1 इक्वल टू 2H2। हाइट का रेशियो में मिल गया यहाँ पे। तो अगर मास लिखना चाहें, मास क्या होता है, मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, अरे हाँ कि ना, तो m1 को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ 1, वॉल्यूम ऑफ 1 को लिख सकते हैं H1 इंटू एरिया 1। मतलब जैसे ये कैपिलरी है, ये इसका वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, अगर ये H है तो वॉल्यूम लिख देंगे H, और इसका एरिया ये मान लेते हैं A है, तो H है इसका वॉल्यूम हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ से लिख दिया, तो m1 अपॉन m2 यहाँ से लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 इक्वल टू डी H1 A1 अपॉन डी H2 A2, अरे हाँ कि ना, तो यहाँ से D कट जाएगा। m1 हमें दे रखा है, m1 कितना दे रखा है 5 ग्राम, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 अपॉन m2 इक्वल टू H1 अपॉन H2, यहाँ से लिख सकते हैं हम, यहाँ से H1 अपॉन H2 इक्वल टू 2, तो H1 अपॉन H2 लिख सकते हैं 2, और A1 अपॉन A2 कैसे लिखेंगे, A1 अपॉन A2 लिख सकते हैं पाई R1 का स्क्वायर अपॉन पाई R2 का स्क्वायर। तो इसे इधर सॉल्व करते हैं, 5 अपॉन
m1 इक्वल टू 2 इंटू, ये पाई से पाई कट गया, r1 है r, तो इधर हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन r2 है 2r, तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4r स्क्वायर, तो ये कट गया, यहाँ से आ जाएगा 2, तो यहाँ से ये m2, तो m2 इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 2 और ये आ गया 10 ग्राम, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। A liquid does not bathe the solid surface if angle of contact is A liquid does not bathe the solid surface if angle of contact is, अगर लिक्विड बेट करता है तो उसका एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, लेकिन अगर बेट नहीं कर रहा है तो इसका एंगल जो होगा थीटा वो ग्रेटर देन 90 होगा, तो ऑप्शन नंबर ग्रेटर देन 90, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। वेटिंग लिक्विड, ये वेटिंग लिक्विड के लिए होता है। अब बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ए लिक्विड, डेंसिटी दे रखा है लिक्विड की 760 kg पर मीटर क्यूब, व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम व्हेन मर्करी बैरोमीटर रीड 76 सेंटीमीटर। तो ये कुछ इस तरह से बैरोमीटर मान लेते हैं और यहाँ पे लिक्विड फिल है, इसमें बोला गया है कि अगर इसमें मरकरी फिल करते हैं तो उसकी हाइट जो है वो 76 सेंटीमीटर आ रही है, तो हाइट क्या होता है, हाइट इक्वल टू होता है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पॉइंट पर देखें, इसे मान लेते हैं A और इस पॉइंट को मान लेते हैं B और ये हाइट मान लेते हैं H, तो प्रेशर एट A इक्वल टू प्रेशर एट B, अरे यहाँ की ना, और A पर जो प्रेशर लगेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा क्योंकि ये तो खुला हुआ है, तो ये P0 हो गया इक्वल टू प्रेशर एट B, प्रेशर एट B क्या होगा, प्रेशर एट B हो जाएगा रो जी H, तो H इक्वल टू आ जाएगा P0 अपॉन रो इंटू जी, अरे यहाँ की ना, तो अगर इसमें बोला गया है हाइट जो है वो 76 सेंटीमीटर है, अगर मरकरी यूज़ करते हैं तो इधर आ गया 76, मीटर में बदलेंगे तो 0.76 इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 अपॉन डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी हमें दे रखा है 13600 इंटू जी, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और हमसे पूछा जा रहा है अगर लिक्विड जिसकी डेंसिटी 760 kg पर मीटर क्यूब है, अगर ये वाला लिक्विड यूज़ करें तो हाइट कितना होगा, तो हाइट H मान लेते हैं, तो इधर आ जाएगा H इक्वल टू P, H इक्वल टू आ जाएगा P0 अपॉन रो जी, रो कितना है 760, तो 760 इंटू जी, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, तो अगर इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1 करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें H अपॉन 0.76 इक्वल टू रो नॉट अपॉन 760 इंटू जी, और इधर आ जाएगा P0, यहाँ पे रो नॉट नहीं P0 है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इधर आ गया P0, वही P0 यहाँ पे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 13600 इंटू जी, तो जी से जी कट गया, रो नॉट से रो नॉट कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 76 से ये कट जाएगा 13600, सॉरी ये नहीं कटेगा तो ये कट जाएगा, इधर इसे काटेंगे तो ऊपर पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 0 आ जाएंगे, 76 से ये 76 कट जाएगा और 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ से आ गया H इक्वल टू 13.6 मीटर,
13.6 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ से। टू स्मॉल स्फेरिकल मेटल बॉल्स हैविंग इक्वल मास दोनों का इक्वल है, आर मेड फ्रॉम मटेरियल ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2, ρ1 इक्वल टू 8 ρ2, हैव रेडियाई 1 mm एंड 2 mm रिस्पेक्टिवली। They are made to fall vertically in the viscous medium whose coefficient of viscosity equals eta, whose density is 0.1 ρ2, the ratio of their terminal velocity। तो जो दो बॉल नीचे गिर रही हैं उनकी टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो निकालना है हमें। तो टर्मिनल वेलोसिटी होता है BT इक्वल टू 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा G अपॉन 9 ईटा। अरे हाँ कि ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 1, अगर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 1 निकालेंगे तो इधर आ जाएगा 2r1 का स्क्वायर रो 1 माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9 ईटा। इसमें रो क्या होता है? रो होता है जो स्मॉल स्फेरिकल बॉडी गिर रही है उसका डेंसिटी, सिग्मा होता है मीडियम का डेंसिटी जिस मीडियम में गिर रही है। तो वॉल का डेंसिटी हो गया ρ1 और मीडियम का डेंसिटी हो गया सिग्मा। उसी तरह से टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 2 अगर निकालेंगे वो आ जाएगा 2r2 का स्क्वायर ρ2 माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9 ईटा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2r1 का स्क्वायर ρ1 की वैल्यू है 8 ρ2, तो 8 ρ2 माइनस सिग्मा मतलब जो मीडियम की डेंसिटी है 0.1 ρ2, तो इधर लिख सकते हैं 0.1 ρ2 और g अपॉन 9 ईटा। और इसे और अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2r1 का स्क्वायर g और 8 में से 0.1 गया इंटू 7.9 ρ2 अपॉन 9 ईटा। और उसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2r2 का स्क्वायर ρ2 माइनस सिग्मा है 0.1 ρ2 g अपॉन 9 ईटा। इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे बोल देते हैं 2। अगर 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा v टर्मिनल वेलोसिटी 1 अपॉन v_t2 इक्वल टू 2r1 स्क्वायर g इंटू 7.9 ρ2 अपॉन 9 ईटा इंटू 2r2 स्क्वायर, और ये ρ2 में से 0.1 ρ2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9 ρ2 g और ऊपर आ जाएगा 9 ईटा। तो 9 ईटा से 9 ईटा कट गया, 2 से 2 कट गया, ρ2 g से ρ2 और g कट गया। अब बचा क्या? इधर बच जाएगा r1 स्क्वायर, इधर बचा 7.9 r1 स्क्वायर अपॉन 0.9 r2 का स्क्वायर। अरे हाँ कि ना। तो इधर आ जाएगा 0.79 0.79 नहीं है, ये 7.9 है। तो ये आ गया 7.9 r1 का स्क्वायर। r1 कितना है? r1 है 1 mm, तो 1 mm का स्क्वायर अपॉन 0.9 इंटू r2 है 2 mm, तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर से भी हट जाएगा, तो इधर आ जाएगा 79 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे 4 9 जा 36, तो यही आ जाएगा 79 अपॉन 36, 79 अपॉन 36, ऑप्शन नंबर डी। In a U-tube, as shown in the figure, water and oil are in left side and right side of the tube respectively. Height from the bottom for the water and oil column are 15 and 20 centimeter respectively. The density of oil.
तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यहाँ इस साइड इसमें ऑयल भरा हुआ है यहाँ तक और इधर वाटर है, तो इस ऑयल की डेंसिटी निकालनी है। इसे मान लेते हैं D1 और ये पानी की डेंसिटी मान लेते हैं D2। तो अगर हम देखें तो ये एक लाइन ड्रॉ करें इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, और अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं तो इनका प्रेशर सेम होगा, क्योंकि ये स्टेशनरी लिक्विड है। स्टेशनरी लिक्विड में सेम हाइट पर सेम प्रेशर होता है। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं A और इस पॉइंट को मान लेते हैं B। तो प्रेशर एट A इक्वल टू प्रेशर एट B होगा, क्योंकि स्टेशनरी लिक्विड है। तो प्रेशर एट A लिख सकते हैं रो ऑफ, इधर क्या है वाटर, तो रो ऑफ वाटर और G इंटू H1 बोल देते हैं इसे। इधर आ जाएगा रो ऑफ लिक्विड इधर रो ऑफ ऑयल इंटू G इंटू H2 बोल देते हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा 1000, तो इधर आ गया 1000, ये G से G कट गया इंटू H1। हाइट हमें दे रखा है कितना 15 सेंटीमीटर, तो मीटर में करेंगे तो 15/100 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल ρ2 इंटू हाइट दे रखा है 20, तो इधर आ जाएगा 20/100। तो 100 से 100 कट गया, 20 से काटेंगे तो एक ये 0 कट गया और ये कट जाएगा 2 बचे, तो 50। तो ρ0 इक्वल टू आ जाएगा 15×75 750 kg पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर B आ जाएगा। A small hole of area of cross section 2 mm square is present near the bottom of fully filled open tank of height 2 meter. The rate of flow of water through the open hole. क्वेश्चन में क्या दे रखा कि एक टैंक है और यहाँ पे ये होल है, और होल का जो एरिया है वो है 2 mm स्क्वायर। तो बताना है कि यहाँ से रेट ऑफ फ्लो कितना होगा। रेट ऑफ फ्लो होता है रेट ऑफ फ्लो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। और यहाँ की ना, तो एरिया तो हमें दे रखा है 2 mm स्क्वायर है, वेलोसिटी मिल जाएगी तो निकल आएगा रेट ऑफ फ्लो। तो वेलोसिटी यहाँ पे होगा v, इफ्लक्स वेलोसिटी होता है √2gh। अरे हाँ कि ना, तो रेट ऑफ फ्लो आ जाएगा, एरिया है 2 mm स्क्वायर, तो mm स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 2 × 10⁻³ किलोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है √2gh। तो इधर आ जाएगा 2 × 10⁻⁻6 इंटू √2g और h है 2 मीटर, तो ये आ गया 2। तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 10⁻⁻6 इंटू √20, तो 2 × 10⁻⁻6, 20 का अगर रूट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4 × 16, तो 4.2 मान लेते हैं लगभग। तो क्योंकि इसके ऑप्शन भी काफ़ी दूर हैं तो अप्रोक्स ले सकते हैं हम। तो ये आ जाएगा 8.4 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर A आ जाएगा लगभग। When a block of mass M is suspended by a long wire of length L, the length of wire becomes L plus small l, the elastic potential energy stored in the wire। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा कि इस वायर की लेंथ जो है वो L थी, और जब इस पर M मास लटकाया गया तो उसकी लेंथ जो है वो L चेंज हो गई, मतलब L और हो गई। तो अगर हम चेंज इन लेंथ निकालें डेल्टा L क्या है स्मॉल l, और हमें निकालना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं U, तो U इक्वल टू होता है 1/2 फोर्स इंटू इलोंगेशन
तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 1/2 फोर्स इक्वल टू क्या लगता है एम इंटू जी, इस पर फोर्स लगेगा एम इंटू जी और इंटू इलोंगेशन है एल, तो आ जाएगा एम जी एल बाई 2, एम जी एल बाई 2, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये कैपिटल एल नहीं आएगा क्योंकि चेंज इन लेंथ होता है, चेंज इन लेंथ यही वाला है स्मॉल एल, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आर ड्रॉन फॉर टू डिफरेंट मटेरियल एक्स एंड वाई। It is observed that the ultimate strength point and fracture point are close to each other for material X, but are far for material Y. We can say that. देखो ये कुछ दे रखा है और ये ग्राफ नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो एक इसमें बोला गया कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट मतलब डी पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट X के लिए स्मॉल है और बाई के लिए लार्ज है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट एक्स के लिए में छोटा दे रखा है और बाई के लिए लार्ज दे रखा है, तो जितना ये दोनों पॉइंट मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट अगर पास में होंगे वो उतना ही ब्रिटल होगा, मतलब जल्दी टूट जाएगा। तो पास में किसके लिए, पास में है एक्स के लिए, तो एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया ब्रिटल। जितना ये दोनों पॉइंट पास में होंगे उतना ही ब्रिटल होगा और जितना दूर होंगे उतना डक्टाइल होगा। दूर किस में है, बाई में, तो बाई क्या हो गया डक्टाइल। तो एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, तो एक्स हो गया ब्रिटल और बाई हो गया डक्टाइल, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। A small sphere of radius small r falls from rest in a viscous fluid. As a result, heat is produced due to viscous force. The rate of production of heat when the sphere attains its terminal velocity is proportional to. अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब जो स्फेयर है वो विस्कस फ्लूइड में नीचे की तरफ गिरेगा तो उस पर एक विस्कस फोर्स लगेगा और वो विस्कस फोर्स कुछ वर्क डन करेगा और वो वर्क डन जो होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेट ऑफ एनर्जी जनरेशन क्या होगा, रेट ऑफ वर्क डन बाय विस्कस फोर्स, रेट ऑफ वर्क डन बाय विस्कस फोर्स। तो रेट ऑफ एनर्जी जनरेशन मान लेते हैं डी क्यू बाई डी टी और रेट ऑफ वर्क डन बाई विस्कस फोर्स, रेट ऑफ वर्क डन मतलब पावर और पावर होता है एफ इंटू वी, तो और यहाँ पे होगा बी टर्मिनल, क्योंकि जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाएगी तब रेट ऑफ एनर्जी जनरेशन पूछा गया है। तो ये हो गया एफ इंटू बी टर्मिनल और फोर्स क्या होगा, विस्कस फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल इंटू और बी टर्मिनल पहले से है, विस्कस फोर्स होगा 6 पाई ईटा आर बी और ये बी टी पहले से है, तो ये आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6 पाई ईटा आर बी टर्मिनल का स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे तो 6 पाई ईटा आर बी टर्मिनल वेलोसिटी होता है 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन 9 ईटा और इसका स्क्वायर। तो डी क्यू बाई डी टी ये इतना आ गया। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे तो आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक आर यहाँ पे है और आर स्क्वायर 2r स्क्वायर और आर स्क्वायर अंदर है, तो इस अंदर वाले आर स्क्वायर का एक ऊपर स्क्वायर है तो r टू दी पावर 4 हो जाएगा यहाँ से और एक r बाहर है तो r टू दी पावर 5 आ जाएगा। अरे आया कि नहीं आया, आर स्क्वायर अंदर है और इसका स्क्वायर है तो r टू दी पावर 4 हो जाएगा और एक r बाहर है तो r टू दी पावर 5,
तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ से। 2 वायर आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव सेम वॉल्यूम। मटेरियल सेम है और वॉल्यूम भी सेम है। द फर्स्ट वायर हैज़ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड सेकेंड वायर हैज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a। द लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज इंक्रीज्ड बाई डेल्टा एल ऑन अप्लाइंग फोर्स एफ, देन हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच सेकेंड वायर बाई सेम अमाउंट। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि वॉल्यूम जो है वो दोनों का सेम है और पहले वाला जो वायर है उसका एरिया है ए और दूसरे वायर का एरिया है 3a और पहले वायर में को डेल्टा एल चेंज करने के लिए फोर्स एफ लगाना पड़ रहा। मतलब डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, एफ वाई ए गामा और ऊपर एल, अरे यहाँ के ना, तो डेल्टा इसे L1 बोल देते हैं। तो डेल्टा एल क्या आ गया, डेल्टा एल यहाँ से मिल जाएगा एफ बाई ए गामा इंटू L1। उसी तरह से डेल्टा एल डैश बोल देते हैं इस वायर के लिए। इस वायर के लिए फोर्स मान लेते हैं लगता है एफ डैश अपॉन इसका एरिया है 3a। मटेरियल दोनों सेम है, इसका मतलब गामा सेम है और इसकी लेंथ मान लेते हैं L2। तो और इसमें बोला गया है कि डेल्टा एल दोनों का सेम है, तो मतलब डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एल डैश, तो यहाँ से आ जाएगा एफ वाई ए गामा L1 इक्वल टू एफ डैश L2 अपॉन 3a इंटू गामा। तो यहाँ से अगर देखें तो गामा से गामा कट जाएगा, अरे हाँ कि ना, और इसमें अगर हम L1 का मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी L1 का मल्टीप्लाई कर दें, इधर अगर हम L2 का मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी L2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया एफ L1 का स्क्वायर अपॉन नीचे L1 और ए एरिया, ये क्या, ये वॉल्यूम बन गया B और इधर आ जाएगा एफ डैश L2 का स्क्वायर अपॉन एरिया है 3a और लेंथ है L2, तो ये भी वॉल्यूम बन गया B, ये B2 बन गया, ये B1 बन गया। लेकिन इसमें दिया जा रहा है कि सेम वॉल्यूम है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो ये और ये कट गया, अरे हाँ कि ना, तो यहाँ से आ गया एफ L1 का स्क्वायर इक्वल टू एफ डैश L2 का स्क्वायर, अरे हाँ कि ना, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इसमें दे रखा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब B1 इक्वल टू B2 और B1 को हम लिख सकते हैं A L1 और B2 को लिख सकते हैं इसका B2 के लिए एरिया है 3a और इसकी लेंथ है L2, तो यहाँ से एरिया से A कट गया, तो L1 इक्वल टू आ गया 3L2। तो यहाँ से अगर हम देखें यूजिंग 1 एंड 2, इसे हम बोल देते हैं 2, तो L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर इक्वल टू एफ डैश अपॉन एफ, अरे हाँ कि ना, और L1 अपॉन L2 क्या है, L1 अपॉन L2 है 3, तो इधर आ गया 3 का स्क्वायर, तो एफ डैश इक्वल टू आ जाएगा 3 3 जा 9F, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। A U-tube with both end open to the atmosphere is partially filled with water. Oil which is immiscible with water is poured into one side until it stands at the distance of 10 mm above the water level on the other side. Meanwhile, water rises by 65 mm from its original level. Density of oil. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये यूट्यूब एक है और यूट्यूब में इस साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑयल फिल है, ऑयल, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाटर फिल है, तो हमें डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल कैसे निकालेंगे, अगर ये दोनों लिक्विड जो हैं वो स्टेशनरी लिक्विड हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, तो इनका सेम हाइट पर प्रेशर सेम होगा। तो अगर हम एक पॉइंट ले लें B और C पॉइंट, तो प्रेशर एट A
इक्वल टू प्रेशर एट बी लिख सकते हैं इनकी नहीं? अरे हाँ कि ना, क्योंकि ये लिक्विड जो है मूव नहीं कर रहा है, और मूव नहीं कर रहा है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम लिख सकते हैं। तो प्रेशर एट ए कैसे लिखेंगे? पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू H1 इसे बोल देते हैं, इक्वल टू पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू H2। तो रो नॉट से रो नॉट कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू H1 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू H2। अरे हाँ कि ना, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल इक्वल टू आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू H2 अपॉन H1। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और H2 ये H2 होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये है 65 + 65, तो ये आ गया 65 + 65 अपॉन H1 क्या है? H1 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मतलब ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो हो गया, और ये 10 और बचा है ऊपर, तो नीचे आ जाएगा 65 + 65 + 10, तो इधर आ गया 10⁻³ इंटू 130 अपॉन 140, तो एक जीरो से जीरो कट गया। यहाँ से रो नॉट इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी रो ऑफ ऑयल इक्वल टू आ जाएगा 10⁻³ इंटू 13 अपॉन 14, तो रो ऑयल इक्वल टू आ जाएगा 9.28 इंटू 10⁻3। अरे हाँ कि ना, सॉरी ये 9 पॉइंट नहीं आएगा, ये आ जाएगा 0.928 इंटू 10⁻3, तो रो ऑफ ऑयल इक्वल टू आ जाएगा 928 kg पर मीटर क्यूब, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। द बल्क मॉडुलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बीटा बी इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर P द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। बल्क मॉडुलस बीटा में दे रखा है और यूनिफॉर्म प्रेशर P है, तो डिक्रीज इन फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस मतलब डेल्टा R बाई R ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? B बल्क मॉडुलस इक्वल टू होता है प्रेशर अपॉन डेल्टा B और ऊपर B। यहाँ से अगर हम डेल्टा B/V निकालना चाहें, डेल्टा V/V इक्वल टू प्रेशर अपॉन B। अरे हाँ कि ना, इसे बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम निकालना चाहें B इक्वल टू होता है 4/3 पाई R³ अरे हाँ कि ना, ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम हमें मिल गया है, लेकिन हमें निकालना है फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। तो डेल्टा B/V को हम डेल्टा R/R कैसे लिखेंगे वो देखते हैं पहले। तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R³ अरे हाँ कि ना, तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू R, तो अगर R के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dV/dR इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3R²। अरे हाँ कि ना, तो यहाँ से आ गया dV/dR इक्वल टू 4/3 पाई, और अगर हम इसमें R का एक मल्टीप्लाई कर दें और R से डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसे हम लिखेंगे 4/3 पाई, ऊपर हो गया R³ और इधर बचा 3/R। अरे हाँ कि ना, और इसे अगर ध्यान से देखें ये हो गया वॉल्यूम, तो dV/dR ये आ गया V इंटू 3/R। अरे हाँ कि ना, तो dV को हम लिख सकते हैं डेल्टा V और dR को लिख सकते हैं डेल्टा R इक्वल टू B इंटू 3/R। और यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो डेल्टा B/V हम लिख सकते हैं 3 डेल्टा R/R।
अब इस वैल्यू को यहाँ पे डेल्टा बी बाई वी की जगह पे लिख सकते हैं। कैसे? 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू पी बाई बी। तो डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू पी बाई 3b। तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस में मिल गया यहाँ से p बाई 3v। तो p बाई 3v ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड एन रो n is greater than 1 are put in a container. The height of each liquid is h. A solid cylinder of length L and density D is put in this container. The cylinder floats with its axis vertical and length PL in the denser liquid. Density of D is equal to। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में दो लिक्विड फिल हैं। तो ये मान लेते हैं कंटेनर, और ये एक ऊपर की तरफ लिक्विड फिल है इसमें, और ऊपर वाले की डेंसिटी कम होगी तो डेंसिटी है रो, और एक लिक्विड इसमें नीचे फिल है, नीचे वाले की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये है n टाइम्स रो। और इसमें एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, वो सिलेंडर कुछ इस तरह से है, ऐसे ये मान लेते हैं सिलेंडर। और इसमें बोला जा रहा है कि सिलेंडर की जो रो टाइम्स एल डिस्टेंस है वो डेंसर लिक्विड में है। तो डेंसर लिक्विड नीचे वाला हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है नीचे वाले लिक्विड में वो है p टाइम्स एल। अगर ये p टाइम्स एल है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एल माइनस p टाइम्स एल। अरे हाँ कि ना, क्योंकि ये टोटल जो लेंथ है वो एल है, एल में से ये वाली घटा देंगे तो ये बच जाएगा। इसे अगर सही से लिखेंगे तो एल कॉमन मिल जाएगा, इधर बचा है 1 माइनस पी। क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है तो इस पर फोर्स जो होगा बैलेंस होगा। अरे हाँ कि ना, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा एक इस पे m इंटू जी, और ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा बोयांसी फोर्स एफ वी। और जो एफ वी होगा वो दो तरीके से लगेगा, एक तो ऊपर वाला लिक्विड है वो लगाएगा, और जो नीचे वाला लिक्विड है वो भी लगाएगा। और अगर ये बैलेंस है तो एफ वी इक्वल टू एम जी के बराबर होगा। अरे हाँ कि ना, तो बोयांसी फोर्स कैसे लिखते हैं? बोयांसी फोर्स होता है बी रो इंटू जी। ये वॉल्यूम होता है सबमर्ज पार्टिकल का, मतलब जो पार्टिकल डूबा है उस कितना पार्टिकल, मतलब जो पार्टिकल डूबा है उसका वॉल्यूम क्या है, तो उसका बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है ये, और ये जी। तो ऊपर वाले लिक्विड की वजह से अगर बोयांसी फोर्स लिखेंगे तो ऊपर वाले लिक्विड में कितना वॉल्यूम डूबा है, तो वॉल्यूम वो ये वाला वॉल्यूम डूबा है। तो इसका वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? एरिया मान लेते हैं ए, ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक वो ए मान लिया है। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम आ जाएगा एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया है ए और लेंथ है एल टाइम्स 1 माइनस पी, तो एल टाइम्स 1 माइनस पी, ये हो गया वॉल्यूम। अब डेंसिटी ऊपर वाले की है रो, और जी तो जी है ही, प्लस नीचे वाले की वजह से लिखेंगे तो नीचे वाले का वॉल्यूम आ जाएगा, एरिया है ए और लेंथ कितना है रो टाइम्स एल, तो रो टाइम्स एल, सॉरी ये रो टाइम्स नहीं पी टाइम्स एल है। तो ये है पी टाइम्स एल। तो ये वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी ऑफ नीचे वाले की डेंसिटी है एन टाइम्स रो, तो रो इंटू एन, ये डेंसिटी हो गई, और जी। अब एम जी लिखेंगे। एम जी कैसे लिखेंगे? मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी है डी, इस ऑब्जेक्ट का जो ये सिलेंडर है इसकी डेंसिटी है डी, और इसका वॉल्यूम हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, एरिया ए और लेंथ है, टोटल लेंथ है एल। तो ये तो हो गया इसका मास और जी। तो यहाँ से आ जाएगा डी ए एल इंटू जी। अरे हाँ कि ना, तो अगर ये जी और जी कट गया, एल और एल कट गया, ए और ए कट गया, यहाँ से आ गया रो 1 माइनस पी प्लस एन टाइम्स पी इंटू रो इक्वल टू डी। तो यही आ जाएगा। अब अगर इसमें और थोड़ा सिंपल करके लिखना चाहें तो रो कॉमन मिल जाएगा यहाँ से। अगर रो कॉमन मिल गया तो
इसे ऐसे और लिख सकते हैं, रो माइनस पी टाइम्स रो प्लस एन पी रो। तो इधर आ गया, रो कॉमन मिल गया, इधर बचा 1 माइनस पी प्लस एन पी। तो यहाँ से आ गया रो 1 माइनस पी, अगर कॉमन ले लिया हमने तो इधर बचा 1 और इधर बचा एन, तो यही आ जाएगा रो 1 माइनस, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं रो 1, इस माइनस को अंदर भेज देते हैं तो इधर आ गया प्लस पी, तो इधर आ जाएगा एन माइनस 1। तो रो टाइम्स 1 प्लस पी एन माइनस 1, रो टाइम्स 1 प्लस पी एन माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 3 liquid of density rho 1, rho 2 and rho 3 having the same value of surface tension T rise in the same height in 3 identical capillaries, the angle of contact में रिलेशन बताना है हमें। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 लिक्विड है जिसमें रो 1 इज़ ग्रेटर देन रो 2 इज़ ग्रेटर देन रो 3 हमें दे रखा है। तो कैपिलरी राइज का फार्मूला होता है H इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन आर रो जी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 और T सरफेस टेंशन और रेडियस और G ये तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि सेम कैपिलरी है, तो R भी कांस्टेंट हो गया, G भी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है। इसका मतलब है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा अपॉन रो, और यहाँ के ना, और इसमें बोला जा रहा है कि ये जो राइज है मतलब हाइट है वो हाइट सेम है तीनों लिक्विड के लिए। अगर तीनों लिक्विड के लिए हाइट सेम है तो इसका मतलब है cos थीटा 1 अपॉन रो 1 इक्वल टू cos थीटा 2 अपॉन रो 2 इक्वल टू cos थीटा 3 अपॉन रो 3। ये वैल्यू जो है cos थीटा और रो ये सेम होगी, इसे बोल देते हैं, मान लेते हैं k। तो cos थीटा 1 क्या आ जाएगा, cos थीटा 1 इक्वल टू आ जाएगा k टाइम्स रो 1, उसी तरह से cos थीटा 2 इक्वल टू आ जाएगा k टाइम्स रो 2, cos थीटा 3 इक्वल टू cos थीटा 3 इक्वल टू k टाइम्स रो 3, अरे हाँ कि ना। और इसमें बोला जा रहा है कि रो 1 इज़ ग्रेटर देन रो 2 इज़ ग्रेटर देन रो 3। इसका मतलब है cos थीटा 1 इज़ ग्रेटर देन cos थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन cos थीटा 3, अरे हाँ कि ना। क्योंकि ये अगर ये वाली के तो सब में कांस्टेंट है, अगर रो 1 ज़्यादा है तो cos थीटा 1 भी ज़्यादा होगा, रो 2 ज़्यादा है तो cos थीटा 2 भी ज़्यादा होगा, मतलब उसी रिलेशन में होंगे। रो 1 इज़ ग्रेटर देन रो 2 इज़ ग्रेटर देन रो 3 अगर है तो cos थीटा 1 इज़ ग्रेटर देन cos थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन cos थीटा 3 आ जाएगा। और अगर हम देखें, अगर cos थीटा का ग्राफ देखें तो cos थीटा का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये होता है 0 और ये होता है π/2, अरे हाँ कि ना। तो अगर हम देखें 0 से लेकर π/2 तक, तो ये ग्राफ है डिक्रीजिंग ग्राफ। डिक्रीजिंग ग्राफ अगर है तो ये साइन जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। अगर cos हटाएंगे तो थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3, अरे हाँ कि ना, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होता तो ये थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इक्वल ग्रेटर देन थीटा 3 आ जाता, लेकिन डिक्रीजिंग है तो ये ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो यही आंसर आ जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर π/2 तक, तो ये π/2 से कम और 0 से ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। द अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशन, डेप्थ दे रखा है 2700 मीटर। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज दिस, कंप्रेसिबिलिटी दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है। फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ द ओशन। फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर निकालना है, मतलब डेल्टा B/V निकालना है। तो दे क्या रखा है, दे रखा है हमें हाइट,
डेप्थ दे रखा है, तो डेप्थ मान लेते हैं डेप्थ मान लेते हैं डी, तो डी कितना है 2700 मीटर। और कंप्रेसिबिलिटी मान लेते हैं के, तो कंप्रेसिबिलिटी में दे रखा है 45.4 इंटू 10⁻⁻11। और डेंसिटी में दे रखा है, डेंसिटी है 10⁻³ kg/m³। तो हमें डेल्टा बी बाई बी निकालना है। कैसे निकालेंगे? बीटा इक्वल टू होता है प्रेशर अपॉन डेल्टा बी बाई बी। तो यहाँ से अगर डेल्टा बी बाई बी निकालना चाहें, डेल्टा बी बाई बी इक्वल टू आ जाएगा प्रेशर अपॉन बीटा बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस बीटा इक्वल टू होता है 1 कंप्रेसिबिलिटी। अरे यहाँ कि ना, बल्क मॉडुलस होता है 1 कंप्रेसिबिलिटी। तो ये आ जाएगा प्रेशर इंटू 1 बीटा को लिख सकते हैं के। तो डेल्टा बी बाई बी क्या आ गया? डेल्टा बी बाई बी इक्वल टू आ गया प्रेशर अप इंटू के। तो अब इसमें वैल्यू डालेंगे तो आ जाएगा प्रेशर 2700 मीटर पर प्रेशर होगा रो जी एच इंटू के। तो रो में दे रखा 10⁻³ जी है 10 और एच है 2700 इंटू के कितना है? के है 45.4 इंटू 10⁻⁻11। तो यहाँ से आ जाएगा 27 इंटू 45.4 इंटू 10⁻⁻11 प्लस 3, और ये 2 और 1 3 प्लस 3। तो इसमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 45.4 इंटू 27, 7 चौक 28, 7 5 35, 36 37, 7 चौक 28 और 3 31। 2 से करेंगे तो 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 चौक 8 और 1 9, 8 8 और 7 15 की 5, 1 इधर आ गया 2, 9 3 12 और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो इधर आ जाएगा 122.5 इंटू 10⁻336 और ये 6 5 11 माइनस का 5। तो इधर लिख सकते हैं 1.22 इंटू 10⁻⁻²। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। A wind with speed 40 meter per second blows parallel to the roof of house. The area of roof is 250 meter square. Assuming that pressure inside the house is atmospheric pressure, the force exerted by the wind on the roof and direction of force. क्वेश्चन में क्या दे रखा कि ये मान लेते हैं रूफ, ये रूफ है और रूफ के ऊपर जो वेलोसिटी दे रखी है विंड की v, तो v हमें दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड। और इस रूफ का एरिया भी दे रखा है, एरिया दे रखा है 250 मीटर स्क्वायर। रूफ के ऊपर जो है वो विंड की स्पीड दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड और रूफ का एरिया में दे रखा है 250 मीटर स्क्वायर। तो बताना है फोर्स किधर लगेगा। तो अगर हम विंड इस रूफ के जस्ट एबव एक पॉइंट मान लेते हैं P और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं Q, तो P और Q पॉइंट पर अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अरे यहाँ की ना, इन दोनों पॉइंट पर बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे। और अगर हम इसमें देखें तो ये रूफ है, रूफ के जस्ट एबव और जस्ट नीचे, तो इन दोनों पॉइंट की ग्राउंड से हाइट तो लगभग बराबर होगी, मतलब H1 लगभग H2 के बराबर होगा। अगर बराबर हो गया तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट गया। अरे यहाँ के ना, तो ऊपर प्रेशर क्या है P1
और नीचे क्या है P2। तो अगर हम निकालें P2 माइनस P1, तो P2 माइनस अगर P1 निकालें तो आ जाएगा 1/2 रो V1 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। अरे हाँ कि ना, तो 1/2 रो B1 का स्क्वायर माइनस B2 का स्क्वायर। तो P2 माइनस P1 आ जाएगा P2 माइनस P1 इक्वल टू 1/2 रो। डेंसिटी कितना दे रखा है 1.2, एयर की डेंसिटी है 1.2 और B1 ऊपर है तो B1 40 का स्क्वायर माइनस, और जो हवा चल रही है वो ऊपर चल रही है, नीचे तो एयर की स्पीड 0 होगी तो इधर आ गया 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा P2 माइनस P1 इक्वल टू 0.6 इंटू 4 को 16, तो ये 2 0, एक 0 से ये पॉइंट हट गया तो इधर आ गया 1696 960। तो यहाँ से आ गया 960 और ये है P2 माइनस P1। अब अगर हम यहाँ से देखें P2 माइनस P1 हमें पॉजिटिव मिला है, इसका मतलब है P2 ज़्यादा होगा P1 कम होगा। अरे हाँ कि ना, और P2 नीचे है, P2 माइनस P1 पॉजिटिव है, इसका मतलब P2 ज़्यादा है। और P2 है कहाँ, P2 है यहाँ पे, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर कम है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि फोर्स लगता है हाईयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। तो फोर्स जो होगा ऊपर की तरफ लगेगा, और फोर्स होगा क्या, फोर्स होगा प्रेशर इनटू एरिया। अरे हाँ कि ना, तो प्रेशर कितना है, प्रेशर मतलब चेंज इन प्रेशर, तो चेंज इन प्रेशर है 96 और 0 इंटू एरिया कितना है, एरिया है 250। तो इधर आ जाएगा 2 0, 25 का 150 और 25 नेमा 225 और 15, 225 और 15 यानी कि 240। और इसे हम लिख सकते हैं, क्या हो गया भाई, इसे हम लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10 टू द पावर 2 2 4 और 1 5, तो 5, यही आंसर आ जाएगा न्यूटन। 2.4 और अपवार्ड आएगा ऑप्शन नंबर सी। द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ ए स्प्रे पंप हैज़ रेडियस r at one end and has n fine holes, each of which radius small r. If speed of liquid in the tube is v, speed of ejection of liquid through hole. क्वेश्चन में दे रखा कि एक ये ट्यूब है सिलेंड्रिकल ट्यूब जिसकी रेडियस है कैपिटल R, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है पानी की वो वेलोसिटी है v, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि इस होल से जो निकलेगा पानी या फिर जो भी लिक्विड निकलेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो इसे मान लेते हैं b डैश। अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएं तो क्या आएगा, a1 v1 इक्वल टू a2 v2। अरे हाँ कि ना, तो इसका एरिया कितना होगा, ये एरिया हो जाएगा a1, एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर और b1 हो जाएगा v। उसी तरह से एरिया अगर इन छोटे छोटे होल्स का निकालेंगे तो एक होल का एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर, एक होल का है एरिया, और होल कितने हैं, होल हैं n होल, तो n मल्टीप्लाई कर देंगे। और b2 क्या है, b डैश माना है हमने, तो ये b डैश। यहाँ से देखेंगे तो पाई से पाई कट गया, तो v डैश इक्वल टू आ जाएगा b डैश इक्वल टू आ जाएगा v r स्क्वायर अपॉन n टाइम्स स्मॉल r स्क्वायर। तो v कैपिटल R स्क्वायर अपॉन b कैपिटल R स्क्वायर अपॉन n स्मॉल r स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। कॉपर वायर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ L, व्हेन दिस वायर इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स F, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज डेल्टा L, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज ए स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि वॉल्यूम जो है वो है कांस्टेंट, और गामा इक्वल टू क्या होता है, गामा इक्वल टू होता है F
वाई ए डेल्टा एल वाई एल, अरे यहाँ के ना, तो अगर हम यहाँ से डेल्टा एल निकालना चाहें तो डेल्टा एल इक्वल टू आ जाएगा एफ एल अपॉन ए इंटू गामा, अरे यहाँ के ना, डेल्टा एल यहाँ से मिल गया। अगर हम ऊपर एल का मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी एल का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर देखें तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम, तो डेल्टा बी इक्वल टू आ गया एफ वाई, एरिया इंटू लेंथ को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम, और इधर गामा, और ऊपर बचा एल का स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें तो फोर्स तो कांस्टेंट लग रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है क्योंकि दे रखा है हमें वॉल्यूम कांस्टेंट, और गामा जो है, गामा तो कांस्टेंट होता ही है किसी मटेरियल का, तो ये वाला टर्म हो गया कांस्टेंट। तो डेल्टा बी, सॉरी ये है डेल्टा एल, तो डेल्टा एल और एल स्क्वायर का बाई इक्वल टू एम एक्स लिख सकते हैं इसे। तो डेल्टा एल और एल स्क्वायर जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा उसका ग्राफ, तो डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एन छोटी छोटी ड्रॉप्स को मिला के एन छोटी छोटी ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ी सी ड्रॉप बनाई गई। तो मान लेते हैं ये एन ड्रॉप्स हैं छोटी छोटी, और इन छोटी छोटी ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ी सी ड्रॉप बनाई गई, और इस बड़ी सी ड्रॉप की रेडियस जो है आर है और इसका वॉल्यूम है बी। तो जितनी इनका वॉल्यूम होगा छोटी छोटी ड्रॉप्स का, वही वॉल्यूम इसका होगा। तो इसका वॉल्यूम हम लिख सकते हैं एन टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब, अरे यहाँ के ना, और इसका वॉल्यूम दे रखा है बी। तो यहाँ से एन की वैल्यू मिल जाएगी एन इक्वल टू बी अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, अरे यहाँ के ना। अच्छा, अगर हम इनिशियल एरिया लिखना चाहें, सरफेस एरिया, तो इनका सरफेस एरिया कैसे लिखेंगे, ए इनिशियल लिखेंगे एन टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर, अरे यहाँ की ना, एन ड्रॉप्स हैं और एक ड्रॉप का सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो ए इनिशियल आ जाएगा, एन की वैल्यू डाल देंगे तो बी अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से ये 2 आर कट गए, तो ए इनिशियल यहाँ से आ जाएगा, ए इनिशियल 3b बाई आर। तो ए इनिशियल मिल गया यहाँ से। ए फाइनल कैसे लिखेंगे, ए फाइनल क्या होगा, ए फाइनल इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, अरे यहाँ के ना। तो अगर हम यहाँ पे 3r का मल्टीप्लाई कर दें और 3r से डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए फाइनल को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ये 4 इधर, ये वाला 3 यहाँ से ले लिया, और 2r स्क्वायर ऊपर है और एक r ये वाला हो गया, तो 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर क्या बचा 3/r, ये इतना आ गया। तो ए फाइनल को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब को लिख सकते हैं b, तो इधर आ जाएगा 3b बाई आर। तो यहाँ से एरिया हमने लिख लिया है वॉल्यूम के टर्म में। तो एनर्जी रिलीज्ड क्या होगा, एनर्जी रिलीज्ड होगा सरफेस टेंशन T इंटू चेंज इन एरिया, अरे यहाँ के ना, चेंज इन एरिया। तो सरफेस टेंशन है T, चेंज इन एरिया ए इनिशियल माइनस ए फाइनल, अरे यहाँ के ना। तो T ए इनिशियल है 3b बाई स्मॉल आर, ए फाइनल क्या है, ए फाइनल है माइनस 3b बाई कैपिटल आर। तो इधर आ गया 3bt 1 स्मॉल आर माइनस 1 कैपिटल आर। तो यही आंसर आ जाएगा 3bt 1/r माइनस 1 कैपिटल आर एनर्जी रिलीज्ड। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। द बेटेबिलिटी ऑफ ए सरफेस बाय लिक्विड डिपेंड ऑन, वो लिक्विड मतलब बेटिंग लिक्विड होगा या नहीं होगा वो कॉन्टैक्ट एंगल पे डिपेंड करता है। कॉन्टैक्ट एंगल, अगर कॉन्टैक्ट एंगल थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है
तो वो बेटिंग लिक्विड होता है। लेकिन अगर थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तो वो लिक्विड जो है बेटिंग लिक्विड नहीं होता है। तो बेटेबिलिटी ऑफ ए सरफेस किस पर डिपेंड होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस एंड लिक्विड, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा।